नमस्कार, कृषि समाचार में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनामिका सिंह। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। बेहतर उत्पादन के लिए पशुओं में गलघुट्टी रोग का उपचार है जरूरी। श्री विधि से धान की खेती कर पटना जिले के सतीश कुमार ने पाई सफलता। और खेत की जुताई के लिए पावर टिलर है बेहतर यंत्र। गलघुट्टी रोग पशुओं में होने वाली एक गंभीर बीमारी है। ये बीमारी आमतौर पर बारिश के मौसम में होती है। ये पशुओं के लिए एक जानलेवा बीमारी है। इस बीमारी से गाय और भैंस जैसी पशुओं की दुग्ध उत्पादन क्षमता पर भी बुरा असर पड़ता है। तो आइए इस बीमारी के लक्षण और बचाव के उपाय जानते हैं पटना वेटनरी कॉलेज के प्राध्यापक डॉक्टर सरोज कुमार से। जब ये बीमारी होती है तो पशु के गले में जो है सूजन हो जाता है, जो कि काफ़ी हार्ड होता है और बाद में जो है वो लूज हो जाता है और बहुत ही दर्दयुक्त और सूजन होता है। और इस सूजन के कारण पशु को सांस लेने में भी कठिनाई होती है। पशु दम खींचकर सांस लेता है और दम खींचकर सांस छोड़ता है। इसके अतिरिक्त जो है पशु के गले से घुर घुर का आवाज़ भी आता है, जो कि इस बीमारी का एक महत्वपूर्ण लक्षण है। इसके अलावा पशु कभी कभी जीभ जो है फूल के लटक जाता है बाहर और पशु को काफ़ी तेज़ बुखार हो जाती है। कम से कम 106 डिग्री से 107 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बुखार पशु को हो जाता है। तो अगर अपने पशु में ये सब लक्षण देखें तो तुरंत अपने निकटतम पशु चिकित्सा पदाधिकारी से संपर्क करके इस रोग का उपचार कराएं। श्री विधि द्वारा की जा रही खेती से कई किसानों को लाभ हो रहा है। इन्हीं में एक हैं पटना जिले के प्रगतिशील किसान सतीश कुमार सिंह। ये लगभग 4 सालों से श्री विधि द्वारा धान की खेती कर रहे हैं। इनका कहना है कि पुरानी विधि की तुलना में श्री विधि से खेती में काफी लाभ हुआ है। हम लगभग 3-4 साल से श्री विधि से खेती कर रहा हूँ और वहाँ जो है जो पुरानी पद्धति से खेती करते थे उसमें और श्री विधि से जो खेती करते हैं उसमें हमको लाभ हुआ। पिछले बार भी लगभग 10 एकड़ में हम धान का खेती किए थे श्री विधि से। उसमें लगभग 250 क्विंटल धान हमको हुआ था और इस बार भी 10 एकड़ लगभग हम लगाए हैं। इसमें भी हमको लाभ होने की उम्मीद है। खेत की जुताई के लिए पावर टिलर एक बेहतर यंत्र है। इसकी मदद से फसलों की निकाई गुड़ाई का काम आसानी से किया जा सकता है। पावर टिलर पतली जमीन को जोतने के लिए भी उपयोग किया जा सकता है। इससे मजदूरों की बचत होती है। यह छोटे किसानों के लिए काफी उपयोगी यंत्र है। किसान भाइयों, इन दिनों मौसम के बदल रहे मिजाज से मिट्टी को काफी नुकसान हो सकता है। इस मौसम में मिट्टी में दीमक लगना आम समस्या है, जिससे फसलों की उपज पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। ऐसे में जरूरी है कि मिट्टी से दीमकों को हटाया जाए। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं आजकल बारिश बीच बीच में कभी होती है कभी नहीं होती है। ऐसे मौसम में कहीं कहीं जो ऊपर की भूमि है जहाँ पर आपने धान लगा रखा है उसमें दीमक का प्रकोप होने की संभावना है और या अभी जो कहीं कहीं पर दीमक का प्रकोप हो भी रहा है। इसके लिए आपको बहुत ही आसान तरीका है, या आप इसके लिए क्या कीजिएगा कि जो एक क्लोरोपाइरीफॉस दवा आती है उसको जिसको लीथल के नाम से मार्केट में उपलब्ध है, उसका 2 या 1.5 ml पर लीटर पानी में घोल करके, ये हर जगह नहीं होता है, कहीं कहीं छुटपुट किनारों पर या जहाँ पानी नहीं रहा वहाँ पर आपको इसका प्रकोप दिखेगा। तो आप इसको एक 1.5 ml मिलीलीटर पर लीटर पानी में घोल करके और जगह जगह जहाँ पर है उस जमीन को अच्छी तरह भिगो देंगे तो आपका दीमक का प्रकोप वहाँ खत्म हो जाएगा और ये बढ़ेगा नहीं। दर्शकों, आइए अब चलते हैं मंडी की ओर, जहां आप जानेंगे मंडी के भाव में आए उतार और चढ़ाव के बारे में। रहर दाल 1180 रुपए प्रति क्विंटल, चना दाल 6600 रुपए प्रति क्विंटल, लोकल गेहूं 1800 रुपए प्रति क्विंटल
और मसूरी चावल 22 से 2400 रुपए प्रति क्विंटल। मसूर दाल 8800 का है, अरहर दाल 11800 का है और चना दाल 6600 का है, मूंग दाल 10,000 का है। और आइए अब लेते हैं मौसम की जानकारी। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार कल का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। दर्शकों, अभी अभी आपने खेती की नई नई तकनीकों, मंडी भाव और मौसम की जानकारी ली। अब आइए चलते हैं अपने अगले भाग की ओर, जहां हमारे कृषि विशेषज्ञों द्वारा आप खेती से संबंधित विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, आप पिछले कुछ वर्षों में मछली पालन के तरफ आपका झुकाव काफ़ी बढ़ा है और बढ़ने के कारण भी हैं क्योंकि उसमें आपको ज़्यादा मुनाफा भी मिल रहा है और हमारे प्रदेश की ज़रूरत भी है, जहाँ पे कि मछली के उत्पादन और खपत के बीच में एक बहुत बड़ा गैप है। तो उसमें जब आप अपने उत्पादन को बढ़ा रहे हैं तो विपणन उसकी सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। तो आज हम लोग अपनी चर्चा करेंगे मछली उत्पादन के बाद विपणन एवं प्रबंधन के ऊपर, अर्थात मत्स्य विपणन और प्रबंधन की बारीकियों की जानकारी हमें देंगे डॉक्टर टुनटुन सिंह, जो व्याख्याता हैं मत्स्य प्रशिक्षण केंद्र मीठापुर पटना में। डॉक्टर साहब, कृषि दर्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और सबसे पहला कि जो हमारे प्रदेश के अंतर्गत मछली उत्पादक किसान हैं, वैसे में मछलियों के विपणन की वर्तमान स्थिति क्या है? बिल्कुल आपने सही कहा। बिहार के परिप्रेक्ष्य में मत्स्य विपणन एवं उसका प्रबंधन बहुत ही एक अति महत्वपूर्ण पहलू है। किसान बंधु अपने उत्पाद का मैक्सिमम लाभ कैसे ले सकें, इसके लिए विपणन का प्रबंधन, मत्स्य विपणन एवं प्रबंधन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पहलू है। जैसा कि हम जानते हैं कि मछली एक हाईली पेरिसेबल कमोडिटीज, बहुत ही जल्द सड़ने वाली खाद्य पदार्थ है और जल्द सड़ने वाली खाद्य पदार्थ होने के नाते किसान बंधु भी चाहते हैं कि तुरंत ला करके तुरंत उसको जैसे भी प्राइस मिले उसको हम बेच दें। और अभी जो स्थिति है, जो भी किसान बंधु उत्पादन करते हैं अपनी मछली का, उसका 55% बाजार उनको गांव में ही मिलता है और 45% बाजार उनको शहर में मिलता है। ये 45% जो शहर में मछलियां आती है उसका 50% लाइव यानी जिंदा मछली पहुंच पाती है और 50% डेड कंडीशन में आती है। डेड कंडीशन में मरी हुई मछली होने के चलते उनको उसका रिटर्न लगभग 70% रिटर्न कम मिलता है। अतः किसान बंधु अगर ज़्यादा से ज़्यादा लाइव फीड का ट्रांसपोर्टेशन सही ढंग से करके लाएं तो ज़्यादा से ज़्यादा उनको आमदनी प्रति केजी के रेट से उनको लाभ ज़्यादा मिलेगा। जहाँ तक ग्रामीण हाट की बात है, ग्रामीण हाट 55% जो मत्स्य उत्पाद है जो ग्रामीण हाट में बिकता है, उस 55% में गांव में जो लगने वाली हाट है, 50% हाट सप्ताह में 2 दिन लगती है, 30% हाट जो है 3 दिन लगती है और 20% हाट जो है सप्ताह में 1 दिन लगती है और गांव में लगने वाले सारे के सारे हाट जो है वो सवेरे करके ही लगती है। किसान भाइयों, वक्त हो चला है एक छोटे से सूचनात्मक अंतराल का। हम तुरंत वापस आते हैं इस अंतराल के बाद। साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम।
जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया। हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। दूर जहाँ सूरज उगता उस धरती से मैदानों तक, हिम शिखरों के श्वेत बर्फ से हिंद महासागर तक। श्वेत क्रांति हो हरित क्रांति या ग्राम विकास की बात, एकता ही धर्म हो अब चाहे दिन हो या रात। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबने कदम बढ़ाया। हम सब ने मिलकर जब ये अभियान चलाया। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। किसान भाइयों, इस सूचनात्मक अंतराल के बाद आपका स्वागत है। निसंदेह आज की स्थिति में हमारा बाजार थोड़ा सा असंगठित है, परंतु वर्तमान स्थिति में ही क्या बेहतर हम लोग करें जिससे कि किसान भाई को उसके उत्पादन का ज़्यादा कीमत मिले। तो डॉक्टर साहब, जो सबसे पहली बात जो आती है कि अब बाजार तो को हम लोग बढ़ाने या घटाने की स्थिति में नहीं है, जो भी ढांचागत स्थिति है वैसे स्थिति में किसान भाई को प्रारंभिक पहल सब जैसे उत्पादन कर लिए, उत्पादन के बाद बाजार ले जाना है, तो उस दौरान कहाँ से वो अपनी प्रबंधन की विधा को थोड़ा बढ़िया करें जिससे कि उनका उत्पाद, आपने भी कहा कि जिंदा मछली का कीमत ज़्यादा मिलता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें किसान भाई कि उनकी जिंदा मछली ही बाजार पहुँचे। तो मछली के हार्वेस्टिंग मतलब निकालने के दौरान से लेकर बाजार तक लाने के बीच में उनको किन किन बिंदुओं पे ध्यान देना चाहिए? सबसे पहले किसान बंधुओं को जिस बिंदुओं पे ध्यान देना है वो है हार्वेस्टिंग। अगर कल हमें बाजार में शहर में मछली लाना है बेचने के लिए तो 24 घंटा पहले हम तालाब में खाने का प्रयोग बंद कर देंगे। 24 घंटा पहले हम खाना नहीं देंगे। इसके बाद हार्वेस्टिंग हमेशा ही रात के समय 2 से 4 बजे के बीच में हम करेंगे, जिस समय टेम्परेचर कम होगा। क्योंकि टेम्परेचर कम होगा तो उसकी जो है ट्रांसपोर्टेबिलिटी यानी पेरिसेबिलिटी का जो डिस्टेंस ये है, सड़ने का जो अंतराल है वो काफ़ी बढ़ जाता है और फ्रेश कंडीशन में आप बाज़ार तक ला सकते हैं। तो 24 घंटा पहले खाना नहीं दें। 24 घंटा के बाद रात करके वो हार्वेस्टिंग करें। हार्वेस्टिंग करने के बाद 2 से 3 घंटा कम से कम वो जाल में बड़ा सा एक कैप्टिव कंडीशन बना करके 4 बांस के मदद से जाल में उस मछली को 2 से 3 घंटा तक छोड़ें, जिससे कि वो कंडीशनिंग हो जाएगा और उनके अंदर का, मछली के अंदर का जितना भी फीकल मटेरियल है, जितने भी बर्ज पदार्थ है, वो सारे के सारे निकल जाएंगे। इसके बाद वो ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था करें। ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था में लाइव फिश मछली लाने के लिए वो पिकअप में त्रिपाल का, वाटरप्रूफ त्रिपाल का सहायता ले सकते हैं। उसमें पानी भर लें। एक पिकअप में 1 से 1.5 कुंटल से ज़्यादा मछली मत डालें और 1 से 1.5 कुंटल मछली डालने के बाद उसमें कम से कम आधा kg सोडियम क्लोराइड और 250 ग्राम ग्लूकोज, और अगर दूसरा कोई ट्रैंक्विलाइजर है जैसे MS-222 आता है, MS-222 का भी प्रयोग वो कर सकते हैं। इस तरह से वो अगर डालते हैं ट्रैंक्विलाइजर, सोडियम क्लोराइड और ग्लूकोज का घोल और MS-222, तो फिजिकल इंजरी नहीं के बराबर होता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट गिर जाता है और ट्रांसपोर्टेशन का डिस्टेंस लंबे समय तक वो जिंदा पहुंच जाती है। किसान भाइयों, वक्त हो चला है एक छोटे से सूचनात्मक अंतराल का। हम तुरंत वापस आते हैं इस अंतराल के बाद। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत आपकी मुस्कुराहट। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा।
बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाइयों, इस सूचनात्मक अंतराल के बाद आपका स्वागत है। सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि आपको आपके उत्पाद का बेहतर और ज़्यादा से ज़्यादा कीमत मिले। डॉक्टर साहब ने आपको बताया और आप भी इस बात से अवगत होंगे कि मछली के उत्पादन में जितना भी आप परिश्रम करते हैं उसकी परिणाम उसके बाज़ार में जिंदा पहुंचने पे ही है। बाज़ार का एक सेंटिमेंट है, ग्राहकों की एक इच्छा है कि वो जिंदा मछली की कीमत ज़्यादा देते हैं। तो आपको भी यह प्रयास करना है कि आपका उत्पाद ज़्यादा से ज़्यादा जिंदा बाज़ार में पहुंच जाए। और उसके लिए उत्पादन लागत के बाद की जो प्रक्रिया डॉक्टर साहब ने आपको बताई कि कब मछली को निकाल रहे हैं, निकालने का समय महत्वपूर्ण है। निकालने के बाद उसको उस गाड़ी में जिसमें आप ले जा रहे हैं उसमें डालने में आपको थोड़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। थोड़ी सी भी कोताही इसके वजह से अगर आपकी मछली मर जाती है तो आपको लगभग 25 से 30-40% तक का नुकसान होता है। तो आपकी थोड़ी सी असावधानी की वजह से ऐसा होता है। तो हम लोग नहीं चाहेंगे कि आप उस तरह की कोई भी असावधानी बरतें मछली को निकालने और ट्रांसपोर्टेशन यानी परिवहन के दौरान। परंतु परिवहन करके जब आप मंडी में ले गए या किसी बाजार में ले गए, वहाँ पे आपका काम खत्म नहीं होता है। आपका काम खत्म कब होता है? जब आपका उत्पाद आपका उपभोक्ता ले ले और आपको उसका सही कीमत मिल जाए। तो डॉक्टर साहब जो उसके बाद की कड़ी है जिसमें मंडी में जब ले गए वो गाड़ी को और आपके हमारे बताए हुए सुझाव के साथ वहाँ जाकर उनको अब किन परिस्थितियों को देखना चाहिए और किन बातों का ध्यान देना? बिल्कुल आपने सही कहा। मंडी में जब उत्पाद पहुँच जाए तो 2-3 बिंदु है जिस पे किसान बंधुओं को ध्यान देना चाहिए, जिसमें है एक्लिमेटाइजेशन, सॉर्टिंग और ग्रेडिंग। एक्लिमेटाइजेशन में अनुकूलन, यानी तुरंत मछली को पिकअप से निकाल करके आहत के टैंक में नहीं डालना चाहिए। जब वो अस्थिर हो जाए तो फिर आहत वाले टैंक में भी थोड़ा सा सोडियम क्लोराइड का घोल जो है 10 लीटर पे 250 ग्राम के रेट से सोडियम क्लोराइड का घोल डाल करके उसमें जिंदा मछली को पकड़ करके कंडीशनिंग करना चाहिए। कंडीशनिंग करने के बाद वो प्रजाति वाइज उसका ग्रेडिंग कर लें। प्रजाति वाइज ग्रेडिंग कर लेने के बाद वो साइज वाइज उनकी ग्रेडिंग कर लें, क्योंकि साइज वाइज भी कीमत अलग मिलती है, प्रजाति वाइज भी कीमत अलग मिलती है। इस तरह से पिकअप से उतारने के बाद प्रॉपर अनुकूलन, इसके बाद में उसका छटनी, प्रजाति वाइज छटनी और आकार वाइज छटनी करके किसान ज़्यादा से ज़्यादा अपने उत्पाद का रिटर्न ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, आज हमें लगता है कि इस वार्ता से किसान भाई ये जरूर समझ पा रहे होंगे कि उत्पादन करने के बाद भी उनकी बात खत्म नहीं होती है। बिल्कुल। जब तक कि वो उपभोक्ता तक अपने उत्पाद को बेचकर ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा नहीं लेते हैं। और आपने जैसे बताया जिन बारीकियों को कि निकालने के दौरान, ट्रांसपोर्टेशन के दौरान, यहाँ तक कि बाजार में ले जाने के बाद भी जिन पहलुओं का ध्यान रखना है, अगर किसान भाई हमारे इस वार्ता को देख रहे होंगे तो इस बिंदुओं का ध्यान देंगे तो उन्हें बहुत लाभ मिलेगा निश्चित रूप से। तो आज आप कृषि दर्शन में आए और इन सारी चीज़ों को बताए, इसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। किसान भाइयों, आइए अब आपके मनोरंजन के लिए पेश करते हैं कृषि आधारित कुछ लोकगीत एवं नृत्य। के है आरी आरी झूमेला किसनवा हो कि होखते बिहनवाना। खेतवा के है आरी आरी झूमेला किसनवा हो कि होखते बिहनवाना। देख के भी हसेला मोर मनवा हो कि होखते बिहनवाना। देख के भी हसेला मोर मनवा हो कि होखते बिहनवाना। लाठी हाल कुदाल जकरा देही आके गहनवा हो कि होखते बिहनवाना। लाठी हाल कुदाल जकरा देही आके गहनवा हो कि होखते बिहनवाना। देख के बेहसेला मोर मनवा हो कि होखते बिहनवाना। देख के बेहसेला मोर मनवा हो कि होखते बिहनवाना।
के बड़ी खुश हो खेलाऊ अन्न उपजा के। हो जोते बोवे खेतवा के हल चला के बड़ी खुश हो खेलाऊ अन्न उपजा के। बरसेला पानी कितनो बोहेला पवनवा हो कि होकते बिहनवाना। बरसेला पानी कितनो बोहेला पवनवा हो कि होकते बिहनवाना। देख के भी हसेला मोर मनवा हो कि होकते बिहनवाना। देख के भी हसेला मोर मनवा हो कि होकते बिहनवाना। शान आपन देशवा के बढ़ावेला। किस्म किस्म के फसल खेतवा में उगावेला। अन बन शान आपन देशवा के बढ़ावेला। किस्म किस्म के फसल खेतवा में उगावेला। कृषि के विकास होके लेके और मनवा हो कि होकते बिहनवाना। कृषि के विकास होके लेके और मनवा हो कि होकते बिहनवाना। देख के भी हसेला मोर मनवा हो कि होकते बिहनवाना। देख के भी हसेला मोर मनवा हो कि होकते बिहनवाना। खेतवा के हे आरी आरी झूमेला किसनवा हो कि होकते बिहनवाना। खेतवा के हे आरी आरी झूमेला किसनवा हो कि होकते बिहनवाना। देख के भी हसेला मोर मनवा हो कि होकते बिहनवाना। देख के भी हसेला मोर मनवा हो कि होकते बिहनवाना।